हे गाइस हाय। सो आज की क्लास बहुत ही डिफ़िकल्ट बट बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। व्हाई? बिकॉज मोस्ट ऑफ द लोग इन फाइन चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं और इस फाइन चीज़ों की वजह से वो आगे की प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देते हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स एंड जेनेटिक म्यूटेशंस। एनसीईआरटी में लार्जली जेनेटिक म्यूटेशंस के टाइप दिए हुए हैं, उनके बारे में डिटेल दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल सिकल सेल अनीमिया, थैलासीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया एटसेट्रा एटसेट्रा। बट जो बेसिक है ना, कि जीन डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहाँ से आ रहा है ना, उसमें थोड़े कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स हैं और कई बार हम उसे गलत तरीके से समझ लेते हैं। सो व्हाट आई हैव डन इज, थैंक्स टू नोटबुक LLM by Google, I have been able to expand that into a flow chart. So मैंने एनसीईआरटी में आपको एक फ्लो चार्ट वे में यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। सो लिसन वेरी क्लोजली। ठीक है, हो सकता है इनके कुछ हिस्से आपके एनसीईआरटी से में ना हो, बट अगर ये क्लियर है ना बेटा, तो आपका जेनेटिक्स का अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा होगा। ठीक है, सो विदाउट फर्दर डिले लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड जेनेटिक म्यूटेशंस और डिजीज के मैकेनिज्म्स। ठीक है, सबसे पहले जीन एक्सप्रेशन के बेसिक्स को समझो। यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड व्हाट इज अ जीन। एक पोजीशन से लेके पोजीशन तक न्यूक्लियोटाइड है। एग्जाम्पल, मान लीजिए ये माइक्रोफोन मेरा डीएनए है। ठीक है, ये क्रोमोसोम नंबर 1 है। ठीक है, आई होप आप ये देख सकते हो। हाँ, यू कैन सी दिस। मान लीजिए ये क्रोमोसोम नंबर 1 है। न्यूक्लियोटाइड नंबर 1 टू न्यूक्लियोटाइड नंबर 356, जीन 1। न्यूक्लियोटाइड नंबर 357 टू न्यूक्लियोटाइड नंबर 723, जीन 2। ये हुआ जीन। अब ये क्रोमोसोम 1F थी, फर्स्ट क्रोमोसोम जो मुझे मदर से मिला था। मेरे पास ऐसा ही एक और क्रोमोसोम होगा 1F, जो मुझे फादर से मिला था। 1M, ऐसा ही एक क्रोमोसोम 1F फादर से मिला है। दिस इज जीन। ठीक है, अब ये अगर मैटरनल कॉपी है तो देयर इज अ पैटर्नल कॉपी। इसी के ऑल्टरनेटिव को हम अलील कहते हैं। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब जीन एक्सप्रेशन और फिनोटाइप में फर्क है बेटा। जीन का क्या होता है? सेंट्रल डॉग्मा हम पढ़ चुके हैं। डीएनए गोज टू आरएनए। मान लीजिए मेरे पास स्ट्रिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है डीएनए का, उसको मैं पढ़ूंगा, आरएनए बनाऊंगा। आरएनए को राइबोसोम पढ़ेगा। बेस्ड ऑन द सीक्वेंस ऑफ आरएनए वो अमाइनो एसिड को एंड टू एंड जोड़ के पॉलीपेप्टाइड बनाएगा। ठीक है, तो जब आप जीन के एक्सप्रेशन की बात कर रहे हो, आप सिर्फ बात कर रहे हो कि वो कौन सा प्रोटीन बना रहा है। ठीक है, या पॉलीपेप्टाइड बना रहा है। जब वो एक पॉलीपेप्टाइड बना रहा है, क्या वो पॉलीपेप्टाइड कुछ इफेक्ट दे रहा है, और दे रहा है तो क्या दे रहा है? दैट इज द फिनोटाइप। सो फिनोटाइप इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द जीन। ठीक है, और फिनोटाइप को हम मल्टीपल लेवल्स पे एग्जामिन कर सकते हैं। ऑर्गेनिज्म लेवल पे, टिश्यू लेवल पे, सेल लेवल पे, मॉलिक्यूल लेवल पे, किसी भी लेवल पे फिनोटाइप को आप एग्जामिन करना चाहो कर लो। ठीक है, जिस लेवल पे आप एग्जामिन कर रहे हो वो फिनोटाइप हुआ। जो डिसऑर्डर्स होते हैं बेटा, वो ऑर्गेनिज्मल लेवल पे इवेलुएट हो रहे हैं। मतलब अगर मैं बोलूं मेरे पास मुझे सिकल सेल अनीमिया है, तो मैं सेल को जाके नहीं देख रहा, मैं एज एन ऑर्गेनिज्म बात कर रहा हूं कि माई आरबीसीज कैन नॉट कैरी इनफ ऑक्सीजन एंड दैट बिकॉज दे हैव गॉट सिकल शेप्ड। ठीक है, तो जो जेनेटिक म्यूटेशंस होते हैं वहां पे हम फिनोटाइप की बात कर रहे हैं। फिनोटाइप अगर डिजायर्ड नहीं है या गलत है, इसका यह मतलब नहीं है कि जीन एक्सप्रेस ही नहीं हुआ। जीन एक्सप्रेस हुआ होगा, जो प्रोटीन उसे बनाने चाहिए थी वो प्रोटीन उसने नहीं बनाया, या गलत फॉर्म में बनाया, या कुछ गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो ये हो गया जीन एक्सप्रेशन का बेसिक आइडिया। ठीक है, अब कुछ चीजें समझ लो। बाय अलीलिक एक्सप्रेशन डिफॉल्ट मतलब क्या है?
मेरे पास 1M है 1F है, 2 क्रोमोसोम्स हैं, हर एक क्रोमोसोम में एक एक अलील है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम दोनों अलील को पढ़ेंगे, दोनों क्रोमोसोम को पढ़ेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम। बट ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल है दैट कभी कभी हम दोनों अलील्स को नहीं पढ़ते। ऐसा किस केस में होता है? एक प्रोमिनेंट केस जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज एक्स क्रोमोसोम। फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम है, मेल के पास 1। तो अगर फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम, 2 कॉपी अलील सारे के सारे पढ़ने लगे, तो आपको लगेगा ना कि यार ये तो बहुत ज्यादा इम्बैलेंस है। क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम की एक कॉपी तो बिल्कुल बहुत जरूरत होती है काम करने के लिए, बट 2 कॉपी हो सकता है कोई प्रोटीन को जरूरत से ज्यादा बना दे। ठीक है, तो द रूल इज बाय अलीलिक एक्सप्रेशन डिफॉल्ट, मतलब हम दोनों क्रोमोसोम, दोनों अलील को पढ़ेंगे यूजुअली, बट कुछ केसेस में ऐसा होता है कि हम सिर्फ एक अलील और एक क्रोमोसोम को पढ़ते हैं। ठीक है, दैट इज बाय अलीलिक और मोनो अलीलिक एक्सप्रेशन। ये वर्ड क्या आपको जानना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं। कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है? बिल्कुल, है ना। तो यूजुअली हम 2 क्रोमोसोम, उनके अलील्स को पढ़ेंगे। एज एन एक्सेप्शन, एक्स क्रोमोसोम में ऐसा नहीं होता, हम सारे जीन के सारे दोनों अलील्स को नहीं पढ़ते। सो मोनो अलीलिक एक्सप्रेशन इज यूजुअली फाउंड इन एक्स क्रोमोसोम। और कुछ जीन्स में होते हैं, बट आप एक्स क्रोमोसोम समझ लो तो काफी है। ठीक है, सो बाई अलीलिक एक्सप्रेशन इज द डिफॉल्ट। अब हैप्लो सफिशिएंसी क्या है? वर्ड जानने का जरूरत नहीं है बेटा, कॉन्सेप्ट जानने का जरूरत है। हैप्लो सफिशिएंसी का सिंपल आइडिया है, कभी कभी एक अलील के कारण जितना प्रोटीन बन रहा है उतना प्रोटीन नॉर्मल एक्सप्रेशन के लिए, नॉर्मल फिनोटाइप के लिए काफी होता है। दैट इज हैप्लो सफिशिएंसी। ऐसा पॉसिबल होता है। ठीक है, हर केस में होगा? बिल्कुल नहीं होगा, बट कभी कभी होता है। ठीक है, अब जो रिसेसिव पैटर्न्स जो हमारे पास आते हैं वो इसी चीजों से आते हैं। ठीक है, अब हमें इन्हीं चीजों को पढ़ना है थोड़े में, और देखना है कि किस केसेस में हमारे पास डोमिनेंट पैटर्न्स आएंगे, किस केसेस में हमारे पास रिसेसिव पैटर्न्स आएंगे। इज दिस मच क्लियर? अब चलो समझते हैं कि जो डोमिनेंट डिसऑर्डर्स है वो क्यों आ रहे हैं। सबसे पहला क्या है? हैप्लो इनसफिशिएंसी। वर्ड आपको बता रहा है, देखो बायो में ना रटना नहीं, कभी भी वर्ड्स आए काटो और पीछे से पढ़ो। इनसफिशिएंसी मतलब, सफिशिएंट मतलब काफी, इनसफिशिएंसी मतलब काफी नहीं है। हैप्लो, हैप्लॉइड, हैप्लो इनसफिशिएंसी यानी मेरे पास 2 अलील्स था, एक अलील किसी वजह से खराब हो गया, प्रोटीन नहीं बन रहा और समवे। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो आधा लेवल ऑफ प्रोटीन बन रहा है वो काफी नहीं है। ठीक है, फॉर सम रीजन जो हाफ अमाउंट ऑफ प्रोटीन बन रहा है वो आपके नॉर्मल फिनोटाइप के लिए काफी नहीं है, तो वो डिसऑर्डर डोमिनेंट हो जाएगा। एक भी कॉपी मिसिंग है तो डिसऑर्डर होना तय है। तो दिस इज वन ऑफ द वे जैसे डोमिनेंट डिसऑर्डर्स होते हैं। दूसरा वे क्या है? डोमिनेंट नेगेटिव इफेक्ट। वंस अगेन मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, नाम याद रखना जरूरी नहीं है, कॉन्सेप्ट समझो। तो डोमिनेंट डिसऑर्डर होने के पहला तरीका क्या है कि आधा प्रोटीन जो बन रहा है, अमाउंट जो प्रोटीन बन रहा है वो काफी नहीं है। अब डोमिनेंट नेगेटिव इफेक्ट बेसिकली क्या कहना चाहता है कि देखो जो आपका फाइनल प्रोटीन था वो मल्टीमेरिक था। मल्टीमेरिक मतलब आपको बायोमोलिक्यूल्स क्या पढ़ाता है कि जो प्रोटीन था उसके मल्टीपल सब यूनिट्स थे, एक सब यूनिट खराब हो गया, उसकी वजह से, क्योंकि जीन खराब था, उसकी वजह से पूरा का पूरा प्रोटीन काम करना बंद कर दिया। ओके, सो दूसरा वजह जब डोमिनेंट डिसऑर्डर्स आते हैं, दैट दिस अदर सब यूनिट वॉज अ वेरी सपोर्टिंग एक्टर, सपोर्टिंग एक्टर था, और इतना ज्यादा बड़ा सपोर्टिंग एक्टर था कि जब इसको आपने हटा दिया तो अब वो
जो पूरा प्रोटीन है उसके एक यूनिट को हटाने के कारण अब वो काम नहीं कर सकता। दैट इज डोमिनेंट नेगेटिव इफेक्ट। ठीक, अब आओ गेन ऑफ फंक्शन में। अब आप बोलो कि गेन तो अच्छी चीज है, यहीं पे कंफ्यूजन होता है कि डिसऑर्डर को हम हमेशा समझते हैं कि लॉस ऑफ फंक्शन ही होगा, है ना, कि वो अपना काम नहीं कर पा रहा। नहीं बेटा, कभी कभी गेन भी जरूरत से ज्यादा हो जाता है। तो मान लो कोई प्रोटीन था जो कोई काम करता था, अब वो जरूरत से ज्यादा वो काम कर रहा है। ऐसे समझ लो, आपको बोला जाता है कि भाई देखो हर दिन 8 to 10,000 स्टेप चलना चाहिए। अब आप एक दिन में 50,000 कदम चलने लगो तो क्या होगा? पैर थक जाएंगे भाई, एनर्जी नहीं बचेगी, पढ़ाई कहां से करोगे, है ना। जरूरत से ज्यादा कुछ भी चीज नहीं होती अच्छी। तो गेन ऑफ फंक्शन क्या है कि जो मेरा म्यूटेंट अलील है वो इतना ज्यादा एक्टिव हो गया है कि अब उसके वजह से डिसऑर्डर हो रहा है। ठीक है, एक्सेसिव एक्टिविटी इज द प्रॉब्लम। ओके, तो ये मत समझना डोमिनेंट का मतलब है कि बस, मतलब डिसऑर्डर का मतलब है कि लॉस ही हो रहा है। गेन की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है बेटा। जो प्रोटीन बन रहा है ना, उसको 2 सोडियम ट्रांसपोर्ट करने थे, 5 सोडियम ट्रांसपोर्ट कर रहा है। गेन ऑफ फंक्शन, है ना। टॉक्सिक गेन ऑफ फंक्शन, टॉक्सिक गेन ऑफ फंक्शन में प्रोटीन ऐसा बदल गया है कि वो काम कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए था। ज्यादा नहीं कर रहा, अपने काम को ज्यादा नहीं कर रहा, कोई दूसरा काम कर रहा है जो उसे करना ही नहीं चाहिए था। अब यहीं पे आपको थोड़ा सा बायो का अंडरस्टैंडिंग समझना चाहिए। प्रोटीन्स बेटा मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, उनके पास दिमाग नहीं है। प्रोटीन कैसे काम करता है, एंजाइम कैसे काम करता है? उसके पास एक स्ट्रक्चर है, सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर में फिट हुआ, प्रोडक्ट में टूट गया। अब प्रोटीन को मैंने ऐसे शेप दे दिया कि इसके पास जो सबस्ट्रेट बाइंड करना चाहता है था वो कर रहा है, बट उसके अलावा कोई और सबस्ट्रेट भी बाइंड कर जा रहा है, और वो सबस्ट्रेट टूटना नहीं चाहिए था, बट अब ये तोड़ रहा है। ठीक है, प्रोटीन के पास दिमाग नहीं है, आपके पास दिमाग है, प्रोटीन के पास दिमाग नहीं है। इट्स जस्ट अ मशीन, राइट, पुराने जमाने का मशीन। उसको जो पता है वो उसे करना है, जो जो उसमें फिट हो रहा है वो उसे करता है। गन्ने वाली मशीन जिससे आप गन्ने का जूस बनाते हो, उसको नहीं पता कि गन्ने ही उसे पीसने हैं। गलती से अगर उसमें गन्ने की जगह किसी का हाथ चला गया, प्रॉब्लम तो होगा ना बेटा, राइट। उसके पास एआई तो नहीं है, राइट। अब यहाँ तो एआई था, देखो कितना अच्छा फ्लो चार्ट इसने बना दिया। मैंने तो इसे बस अपने बुक का टेक्स्ट दिया था, कितना अच्छा फ्लो चार्ट दे दिया इसने बना के, राइट। सो अब वो भी डायनेमिक, हाँ, क्लिक करने पे खुलता है, बहुत अच्छा है यार ये। ओके, सो टॉक्सिक गेन ऑफ फंक्शन मींस बदले हुए अलील के प्रोटीन के पास कोई ऐसा फंक्शन आ गया है जो उसके पास नहीं आना चाहिए। दैट इज टॉक्सिक गेन ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो इस वजह से, इन वजहों से डोमिनेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। अब हमें देखना है कि भाई रिसेसिव फंक्शंस कब क्रिएट होते हैं। अब रिसेसिव डिसऑर्डर्स होने का क्या क्या रीजन हो सकता है? पहला इज वेरी सिंपल, लॉस ऑफ फंक्शन। आपका जो म्यूटेंट एलील है, उसका जो म्यूटेंट प्रोटीन बन रहा है, वो अपना काम नहीं कर पा रहा है फॉर सम रीजन। शेप चेंज हो गया, पीएच में अब हैंडल नहीं कर सक रहा कुछ को, किसी वजह से अब वो अपना फंक्शन नहीं कर पा रहा। तो दैट इज अ रिसेसिव डिसऑर्डर। अब वो डिसऑर्डर रिसेसिव क्यों है? क्योंकि कोई बात नहीं, एक कॉपी काफी थी। याद रखना बेटा, हमने अभी देखा था कि एलिलिक एक्सप्रेशन हमने समझा था कि देर इज हैप्लोसफिशिएंसी इन मेनी केसेस। एक कॉपी के द्वारा प्रोड्यूस किया गया प्रोटीन इतना प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है कि डिसऑर्डर रिसेसिव है। जब तक दोनों कॉपी खराब ना हो जाए तब तक कोई इश्यू नहीं है। तो रिसेसिव डिसऑर्डर्स कैसे होंगे? लॉस ऑफ फंक्शन हो रहा है, बट जब तक एक भी जीन मेरा है तो इतने नंबर ऑफ प्रोटीन्स बन रहे हैं मेरे पास कि मेरा फंक्शन का कोई इशू नहीं है। तो फंक्शन लॉस है, बट उतना मेजर इशू नहीं है। एंजाइम डेफिशिएंसी, सेम स्टोरी, सेम है बेटा। देखो मैकेनिज्म सेम है। एंजाइम डेफिशिएंसी में क्या होगा, मेरा अलील म्यूटेट हुआ है,
वो प्रोडक्ट भी बना रहा है, सॉरी प्रोटीन भी बना रहा है, प्रोटीन सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट भी बना रहा है। बट अब जो एंजाइम है हमारे वो इतने अच्छे होते हैं, इतने एफिशिएंट होते हैं कि काफ़ी हाई रेट पे प्रोड्यूस करते हैं। उतना रेट हमें चाहिए भी नहीं होता है, ज़रूरत से ज़्यादा रेट पे ही प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। और यही तो ब्यूटीफुल थिंग है अबाउट बायो का। अब इतना ज़्यादा डेफिशिएंट हो गया है एंजाइम कि एक अलील में डेफिशिएंसी हुई, बट बस एंजाइम कम डेफिशिएंट ही हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, दैट्स ओके। वंस अगेन रेगुलेटरी लॉस का मतलब है प्रोटीन नॉर्मल बन सकता था, बट कोई ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, कोई प्रमोटर, कोई इन्हेंसर, कोई साइलेंसर वो सही से काम नहीं कर रहे और उसकी वजह से रिसेसिव डिसऑर्डर हो गया। बट याद रखना बेसिक आइडिया यहाँ पे, दैट वो डिसऑर्डर रिसेसिव क्यों है, क्योंकि यह तो आपका दो कॉपी, इस केस में दो कॉपी ऑफ अलील में एक कॉपी इतना प्रोड्यूस कर सकता है कि एक अगर खराब भी हो गया तो चलेगा। ठीक है, सो रिसेसिव डिसऑर्डर्स रिसेसिव हैं क्योंकि जब तक दोनों कॉपी आप खराब ना कर दो, और दोनों कॉपी आप खराब ना कर दो, तब तक काम चलते रहेगा। इज दैट क्लियर? तो डिसऑर्डर को अलग रखना, डोमिनेंट और रिसेसिव को अलग रखना, दोनों को मिलाओगे तो इनएक्यूरेट खिचड़ी बनेगी। इतना क्लियर है? तो बेसिकली आज के इस लेक्चर में व्हाट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इज कि हमें ये नहीं समझना चाहिए दैट एक, सबसे पहले हमने ये समझना है कि दोनों क्रोमोसोम दोनों कॉपीज को पढ़ रहे हैं, किसी केसेस में नहीं पढ़ते। कभी कभी ऐसा होता है कि एक कॉपी काफ़ी होती है, कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों कॉपी चाहिए होता है। डोमिनेंस का ये मतलब नहीं है कि कोई खराब फंक्शन ही आ रहा हो। डोमिनेंट मैकेनिज्म का सिंपल मतलब है कि ये भी हो सकता है कि भाई इनसफिशिएंसी थी। ठीक है, इनसफिशिएंसी हो सकती है, नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है, गेन ऑफ फंक्शन ज़्यादा हो सकता है, या कोई खराब फंक्शन आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। और रिसेसिव का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि फंक्शन का लॉस हो गया। रिसेसिव का मतलब एक्चुअली में ये है, ये भी हो सकता है कि आधी कॉपी काफ़ी नहीं थी, हमें पूरा फंक्शनल चाहिए था, सो दैट वी हैव पूरा फंक्शनल अमाउंट चाहिए था प्रोटीन का, ताकि काम हो सके। ठीक है, अगर आप इन सारे कॉन्सेप्ट्स को रिलेट कर पा रहे हो, अगर क्लैरिटी के साथ कर पा रहे हो, तो आगे का जो लेक्चर है दैट वुड बी सुपर इजी फॉर यू। ठीक है, क्योंकि उसमें बस हम एग्जांपल्स देखेंगे और उनका इनहेरिटेंस पैटर्न पढ़ेंगे। ठीक है, चलो, टेक केयर, विल मीट सून।